अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि कमर के हिसाब से इलास्टिक कितने इंच की डालनी होती है और ट्राउज़र में जेब कैसे लगाएँ। तो देखिए जो भी हम इलास्टिक डालते हैं, चाहे वो हम अपनी ट्राउज़र में डालें, प्लाज़ो में डालें या शलवार की बेल्ट में डालें, तो हमें कमर के हिसाब से कितने इंच की बेल्ट इलास्टिक डालनी होती है, आज मैं आपको यही बताऊँगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने ट्राउज़र के फ्रंट वाले दोनों पीस ले लिए हैं और इसके आसन पर मैंने सिलाई लगा दी है और इस सिलाई को हमें डबल कर देना चाहिए। अगर हम इस आसन पर डबल सिलाई लगाते हैं तो सिलाई मज़बूत हो जाती है और उधड़ने का डर नहीं होता है। तो देखिए आसन पर मैंने डबल करके सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको बताऊँगी कि जेब किस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से आसन की तरफ सिलाई लगाने के बाद हम अपने फ्रंट वाले पीस को इस तरह से रखेंगे और जो मैंने निशान लगाए थे, कट लगाए थे निशान के बाद, वहाँ पे हमें चॉक से निशान लगा देना है। और मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने जेब के लिए निशान लगाए थे वो मैंने कितने इंच के लगाए थे। तो देखिए ऊपर की साइड से मैंने एक निशान लगाया था 5.5 इंच पर और 5.5 से नीचे एक निशान लगाया था मैंने 6 इंच पर। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि जो मैंने जेब के लिए कपड़ा कट किया है, वो मैंने किस तरीके से काटा है, उसकी कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। तो देखिए, जो मैंने जेब के लिए कपड़ा काटा है, उसकी लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। और जब हम जेब लगाएँगे, तो जो हमने आसन वाली सिलाई लगाई है, वो हमारे पास सीधी साइड होनी चाहिए, उल्टी साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो हमें जेब को इस तरह से कट के ऊपर रख लेना है। जब हम जेब के लिए कपड़ा रखते हैं अपने फ्रंट वाले पीस के ऊपर तो इस तरह से ऊपर से फोल्ड करके देख लिया करें कि हमारी जेब जब हम इलास्टिक डालेंगे तो उसके अंदर फोल्ड करते हुए आ जानी चाहिए। तो इस तरह से जेब को रखने के बाद जहाँ पर हमने कट लगाए हैं वहाँ पर दोबारा से मैं जेब वाले कपड़े पर निशान लगा देती हूँ और यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें पक्का करके चलना है और जो हमने एक निशान 5.5 इंच पर लगाया था ऊपर की साइड वहाँ पर भी इस तरह से पक्का करना है और धागे काट देने हैं। अब जो दोनों साइड मैंने कट लगाए हुए हैं वहाँ पर सिलाई कंप्लीट करने के बाद उस कट के पास से इस तरह से छोटे-छोटे हमें कट्स लगाने हैं और ध्यान रहे हमारा सिलाई वाला धागा नहीं कटना चाहिए। तो देखिए इस तरह से कट लगाने के बाद हम अपनी जेब को ट्राउज़र का जो फ्रंट वाला पीस है उसकी उल्टी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और सीधी साइड इस तरह से इस कपड़े को बाहर निकाल लेंगे जो हमने कट लगाए हैं। और जितनी भी दूर को हमने कट लगाकर कपड़े को सीधा किया है वहाँ पर हमें एक सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमें जो हमारा कट वाला कपड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है वहाँ से स्टार्ट करनी है इस तरह से। और फिर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है नीचे से अच्छी तरह जेब के कपड़े को फैलाते हुए, जो कि हमारे ऊपर वाली जेब की साइड फिनिशिंग आ जाए। जेब का कपड़ा बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। इस तरह से कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है और जो हमारा कट का कपड़ा है एक्स्ट्रा वहाँ पर इस तरह से सिलाई को बाहर की तरफ निकाल देना है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने ट्राउज़र वाले पीस को इस तरह से उल्टा करेंगे और जो हमारा जेब वाला पीस है, हम उसको पहले इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे नीचे की साइड मतलब उल्टी साइड और जेब को उल्टी साइड से फ़ोल्ड करने के बाद एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए ये सिलाई लग चुकी है, अब हम अपनी जेब को सीधा करेंगे इस तरह से। कैंची की मदद से हम नोक को बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से नोक को बाहर निकालने के बाद उल्टी ही साइड हमें अपनी जेब को इस तरह रखना है और जो हम देखो ये जो ऊपर वाला कपड़ा है जेब का उसको इस तरह से मिलाना है और सीधा करके इस तरह हमें इसको रखना है। जब हम इस तरह से अपनी जेब को सीधा करेंगे तो साइड में हमारी जेब का कपड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा जो कि हमें उसके ऊपर अपने बैक वाले पीस को रखकर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से। तो फिलहाल हमें यहाँ पर सिर्फ इतनी दूर में सिलाई लगानी है जितनी लंबी हमारी जेब है और जब हम ये वाली सिलाई लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे
जेब की नीचे वाली साइड का कपड़ा है सिर्फ़ उसी पर सिलाई आनी चाहिए। जो हमने अपनी जेब के लिए गैप छोड़ा है उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से सिलाई लगाई है। तो देखिए जो जेब का नीचे वाला कपड़ा है सिर्फ़ उसी पर सिलाई लगी है और जेब का मुँह खुला रह गया है इस तरह से। तो इस तरह से जेब लगाने के बाद और कपड़े को सीधा करने के बाद जब हमारा ये वाला पीस तैयार हो जाता है तो हमें इसके ऊपर अपने बैक वाले पीस को रखना होता है और सिलाई लगानी होती है। तो देखिए ये बैक वाला पीस मैंने ले लिया है और हमें इसको ऊपर बेल्ट की तरफ से शुरू करना है, क्योंकि अगर हम सीधी साइड से इस पर सिलाई लगाएंगे तो हमें ये आइडिया नहीं रहेगा कि हमें मशीन कहाँ पर चलानी है। अगर हम उल्टा रख के इसको सिलते हैं तो हमें पता होता है कि पहले हमने जेब के ऊपर कहाँ-कहाँ पर सिलाई लगा रखी है। तो हम अपनी सिलाई के हिसाब से दूसरी सिलाई उसी के ऊपर लगा देते हैं, तो हमारी जेब की फिनिशिंग बहुत अच्छे से नज़र आती है उधर की साइड। अगर हम इसको सीधी साइड से सीते हैं तो हम ये भूल आइडिया नहीं कर पाते हैं कि हमें सिलाई कहाँ पर लगानी है और जो हमारी जेब का मुँह होता है वो बंद हो जाता है। तो जब भी आप जेब को लगाएँ तो इस तरह से उल्टी साइड से ही सिलाई लगाएँ ताकि आपको आइडिया रहे कि मशीन हमें कहाँ पर चलानी है। तो देखिए बैक वाला पीस मैंने इसके ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई लगा दी है और अब मैं आपको बताऊँगी कि जब हम इलास्टिक डालते हैं तो हमें कमर के हिसाब से कितने इंच की ला इलास्टिक को डालना है। तो देखिए ट्राउज़र की सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है। दोनों आसन की साइड से जोड़ने के बाद अब हमारा जो फ्रंट वाला पीस होता है वो थोड़ा डाउन करते हैं हम ट्राउज़र में। तो अगर आपको इलास्टिक लगाने में दिक्कत आती है तो पहले आप इस तरह से निशान लगा लिया करें। जब मैंने ट्राउज़र की कटिंग की थी तो मैंने 2.25 इंच बेल्ट के लिए लिया था, तो इसी तरह से 2.25-2 इंच का आप चारों तरफ से निशान लगा लें। इस तरह से निशान लगाने के बाद आपको इलास्टिक डालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसकी जो कमर है वो 34 इंच है गोलाई में। तो आपको इलास्टिक डालने के लिए क्या करना चाहिए, अगर आप इलास्टिक को टाइट पहनना पसंद करते हैं तो आप 34 इंच में से 8 इंच कम कर दें और अगर आप ठीक-ठाक पहनना पसंद करती हैं लूज़ तो आप 6 इंच कम कर दें। तो मैंने 34 इंच में से 6 इंच घटाने के बाद 28 इंच की इलास्टिक को काट लिया है और इलास्टिक को काटने के बाद हमें इस तरह से इलास्टिक को ऊपर-नीचे रखना है थोड़ा-सा और इस तरह से सिलाई से हमें इसको जोड़ लेना चाहिए। और जब हम किसी चीज़ में इलास्टिक को डालते हैं तो हमें इलास्टिक को कपड़े के साथ ही फ़ोल्ड कर लेना चाहिए। इस तरह से इलास्टिक लगाने में आसानी होती है और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ लग जाती है। अक्सर नेफ़ा मोड़ के भी इलास्टिक को डालते हैं, पर मुझे ये तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है कि इस तरह से इलास्टिक को रखना है और इलास्टिक के हिसाब से कपड़े को फ़ोल्ड करना है और हमें कपड़े के किनारे पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये फ़ायदा होता है कि जितनी भी हमारी चौड़ी इलास्टिक होती है, एक ही साइज़ की होती है। अगर हम बड़े प्लाज़ो में ट्राउज़र में इलास्टिक को डालते हैं, तो हमें बिल्कुल इलास्टिक के बराबर में कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। और जब हम ये वाली सिलाई लगाएँ तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमें इलास्टिक के ऊपर जब हम ऊपर की साइड सिलाई लगाएँगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी और इलास्टिक का खिंचाव भी कम हो जाएगा। अगर हम इलास्टिक को सिलाई के अंदर ले लेते हैं तो पहले हमें इलास्टिक को सिलाई के अंदर नहीं लेना है, सिलाई हमें सिर्फ़ कपड़े के ऊपर ही लगानी है, इलास्टिक को अंदर की साइड करते हुए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि जब हम अपनी जेब को लगाते हैं तो हमें इस तरीके से लगाना है कि जब हम इलास्टिक के लिए कपड़ा फ़ोल्ड करें तो हमारे जेब वाला कपड़ा भी उसके अंदर आ जाए। तो देखिए जिस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है जेब के कपड़े को अंदर करते हुए, इसी तरह से आपको भी सिलाई लगानी है। इलास्टिक को इस तरह से बाहर निकाल लेना है और कपड़े को एक साइड करते हुए हमें इस तरह सिलाई लगानी है। और अगर आपको भी ये वाली दिक्कत आती है कि इलास्टिक डालने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमारा सभी कपड़ा एक जगह इकट्ठा हो गया है, तो आपको उसको कैसे ठीक करना है, अभी इलास्टिक की सिलाई पूरी होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि पूरी सिलाई लगाने के बाद आपको किस तरीके से करना है कि इलास्टिक के चारों तरफ कपड़ा एक सा बनकर तैयार हो। और ट्राउज़र में जो हम आगे वाली साइड
फ्रंट वाली साइड डाउन करते हैं अपने फ्रंट वाले पीस को ट्राउज़र के, तो अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पर ये सोचते हैं कि हमें इलास्टिक डालने में दिक्कत आएगी, तो कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। बैक और फ्रंट जो हम अप डाउन करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से उसमें इलास्टिक लग जाती है, जैसे कि अभी मैंने लगाई है। तो देखिए इलास्टिक के चारों तरफ सिलाई लगकर कंप्लीट हो चुकी है और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपका सारा कपड़ा एक सार बनकर तैयार हो। तो देखिए ये एक जगह कपड़ा इकट्ठा हुआ हुआ है, तो हमें इसको इस तरह से चारों तरफ से घुमाते रहना है और थोड़ा-थोड़ा सा हमें इसको खींच लेना है ताकि हमारा पूरा कपड़ा गोलाई में एक सा आ जाए। तो देखिए इस तरह से करने के बाद जितनी भी प्लेटें इलास्टिक में आती हैं, ये देखिए सब एक सी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो बस आप भी इसी तरह से कर लिया करें इलास्टिक को डालने के बाद। और अब हम इसके इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएँगे। इससे क्या होता है कि हमारी इलास्टिक पहनते वक़्त घूमती नहीं है और एक सी रहती है बिल्कुल, नहीं तो जब हम इसको पहनते हैं तो इलास्टिक अंदर की साइड से मुड़ जाती है, फ़ोल्ड हो जाती है। तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है और पहनने में चुभती भी है। तो इस तरह से इलास्टिक को जब भी आप लगाएँ तो इलास्टिक के ऊपर सिलाई ज़रूर लगा दिया करें। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है और पहनने में भी आसानी होती है। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए प्लीज़ कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी वही वीडियो बनाने की जिसको आप देखना पसंद करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ इलास्टिक लगकर तैयार हो चुकी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।